डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नमस्कार। कई बार जागरूकता के अभाव में हम मेडिकल इमरजेंसी को समझ नहीं पाते और आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मैं अंजलि सारस्वत, साइंस टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट। आज का हमारा विषय है डेंगू। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि अभी पिछले दिनों डेंगू के दुष्प्रभाव के चलते हमारे विद्यालय ने अपने एक प्रिय छात्र को हमेशा के लिए खो दिया है। अपने आसपास भी हम इस वायरल इन्फेक्शन से जूझते लोगों को देख भी रहे हैं और उनके बारे में सुन भी रहे हैं। अतः विषय की गंभीरता व संवेदनशीलता को समझते हुए एक्सपर्ट एडवाइस सीरीज के इस वीडियो में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रितु कौशिक एक बार फिर हमारे साथ हैं। डेंगू से जुड़ी हर वो बात जो हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करेंगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, डेंगू जागरूकता अभियान का हिस्सा बनिए। कृपया ध्यान से डॉक्टर कौशिक को सुने व डेंगू को हरा पाने के लिए सबको और स्वयं को तैयार करें, इस बिन मांगी समस्या से निजात पाने के लिए। चलिए मिलते हैं डॉक्टर रितु कौशिक से। Hello, dear friends. Today I am back with a serious disease. आजकल पोस्ट मानसून सीजन या डेंगू का सीजन कहलाया जाता है। डेंगू जिसे हम डेंगी भी कहते हैं। It is a severe flu-like illness which affects infants, छोटे बच्चे, young children, adults, सभी को अफेक्ट करता है एंड रेयरली इट ऑल्सो कॉजेज डेथ। इट इज़ नोन एज ब्रेक बोन फीवर। आप लोग उसको ज़्यादा इस भाषा में समझते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। उसमें इतना शरीर में दर्द होता है कि आदमी को लगता है कि मेरे शरीर की सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। इसका ये फैलता है मच्छरों की वजह से। कोई भी इन्फेक्टेड मच्छर आकर के किसी मनुष्य को काटता है, उसके 2 से 7 दिन के बाद उस व्यक्ति को सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। यूजुअली सिम्टम्स अगेन लास्ट फॉर 2 to 7 days और इस बीच में अगर दोबारा मच्छर उस व्यक्ति को काटे और उसके बाद किसी दूसरे को काटे तो ये तरीका होता है इस इन्फेक्शन के फैलने का। सिम्टम्स क्या होते हैं? Because it is a viral infection, it usually presents with very high fever. लेकिन फीवर के साथ तो हम बाकी सभी वायरल इन्फेक्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं। डेंगू हम उस कंडीशन में मानते हैं जब फीवर के साथ कुछ और इनमें से जो मैं बोलने वाली हूं उनमें से कम 2 सिम्टम्स अगर मौजूद हों तो हम उसको डेंगू की कैटेगरी में मान सकते हैं। वो सिम्टम्स हैं सिवियर हेडेक, पेन एंड मसल जॉइंट्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, सोलन ग्लैंड्स, रैश ऑल ओवर बॉडी। यूजुअली मीजल्स जैसा रैश होता है जो कि फीवर के 3 या 7वें दिन तक प्रेजेंट करता है। आमतौर पे डेंगू माइल्ड केसेस मिलते हैं। 80% ऑफ देम आर माइल्ड केसेस। 20% can present as severe dengue and only very few percentage which usually are left untreated may lead to death. Severe dengue जिसको हम कहते हैं वो क्रिटिकल फेज होता है 3 से 7 दिन के बाद, फीवर आने के बाद। उस समय आपका फीवर स्वतः ही कम होने लग जाता है। फीवर पहले 104, 105 आ रहा था, आप कहेंगे कि फीवर तो मेरा कम हो गया, अब तो 100 डिग्री आ रहा है और आप कह रहे हैं ये क्रिटिकल फेज में मैं एंटर कर रहा हूं। जी, इसी फेज में क्रिटिकल फेज होता है। वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं आपके लिए? सिवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, सांस तेजी से चलना, गम से ब्लीडिंग, वॉमिटिंग में ब्लड आना, सीवियर फटीग, शरीर टूटने लगता है, रेस्टलेसनेस, किसी भी तरह से आराम नहीं आता, रात को नींद नहीं आती और
यूरिन आउटपुट यानी आप जितनी बार यूरिन पास करने जाते हैं वो कम होता जाता है। इस फेज को हम कहते हैं क्रिटिकल फेज या सीवियर डेंगू। यही सीवियर डेंगू अगर अनट्रीटेड रह जाए और कुछ केसेस में वो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है। डेंगू शॉक सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो डेंगू का वायरस है वो जाकर के आपकी बाकी बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाता है। बोन मैरो को अफेक्ट करता है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। बॉडी में से जो प्लाज्मा है, ब्लड में से जो प्लाज्मा है वो बाकी सारे ऑर्गन्स में लीक कर जाता है, जिसकी वजह से छाती में पानी भर सकता है, पेट के अंदर पानी भर जाता है जिसको हम असाइटिस कहते हैं, छाती में पानी भरता है उसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन इज अ मस्ट। So my advice to all of you is, as soon as you are suffering from severe fever, high grade fever, please take medical advice and please follow the advice. As soon as your doctor asks you to get admitted in the hospital, please do so. आप अपने डॉक्टर की सलाह को अवश्य मानें। अब डॉक्टर आपको टेस्ट क्या बताते हैं? जो 100% डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम कहते हैं NS1 एंटीजन, जिसमें कि डेंगू के एंटीजन का पता लगता है। उसके अलावा कई टेस्ट, एलाइजा होता है, IgM, IgG, ब्लड काउंट्स होते हैं, प्लेटलेट काउंट होता है। ये सब चीज़ें, ये सारे टेस्ट आपको मिलते हैं, करवाने पड़ेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है? Usual treatment is only symptomatic. As I said, 80% of the cases are only mild. उन केसेस में सिर्फ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट यानी कि जो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हम इलाज करते हैं। दूसरी चीज, बुखार उतारने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल ही दी जाती है। कोई और पेन किलर, अगर बॉडी में, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो भी कोई और पेन किलर न लें। प्रॉब्लम ये है कि जो पेन किलर्स होती हैं वो हमारे शरीर के खून को पतला कर देती हैं। ऑलरेडी डेंगू की वजह से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। खून पतला होने की वजह से देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स और कम हो जाते हैं और हम सीवियर डेंगू की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको इस सीजन में कभी भी फीवर की परेशानी होती है, आपको या आपके लव्ड वंस को, आपके बच्चों को, आपके बड़े लोगों को, किसी को भी, तो बुखार उतारने के लिए सिर्फ पैरासिटामोल दें और ठंडे पानी की पट्टियां करके बुखार को उतारें, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका हाइड्रेशन मेंटेन करना। हाइड्रेशन मतलब आप पानी कितना पीते हैं दिन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कितना पीना है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे में पेशाब जाने की आवश्यकता पड़े। और यूरिन का कलर येलो नहीं, बिल्कुल क्लियर यानी कि कलरलेस होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी मैं दिन का 3 लीटर पानी तो मैं पहले से ही पीता या पीती हूं, लेकिन बुखार में हो सकता है आपको 5 लीटर पानी की आवश्यकता भी पड़े। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि पेशाब आपका हर 3 से 4 घंटे में आना चाहिए और वो कलरलेस होना चाहिए। इसके अलावा, हाइड्रेशन के अलावा और बुखार उतारने के अलावा हमें डॉक्टर की सलाह की बहुत आवश्यकता है। मैंने पहले भी बताया, मेडिकल एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ फीवर्स, बिकॉज आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये फीवर एक नॉर्मल वायरल फीवर है या चिकुनगुनिया है या डेंगू है या प्रॉब्ली कोविड भी हो सकता है। इसीलिए एडवाइस यही है कि आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जब वो कहते हैं टेस्ट कराने के लिए, आप टेस्ट कराइए। जब वो एडमिशन एडवाइस करते हैं तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए।
डॉक्टर को अगर लगता है कि आपका हाइड्रेशन इतने पानी पीने के बावजूद भी मेंटेन नहीं है, तो वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स चलाएंगे। हो सकता है अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रही है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब बात यह है कि ये डेंगू अगर हमें एक बार हो गया तो क्या दूसरी बार भी हो सकता है? जी हाँ। डेंगू इज अ वायरल इन्फेक्शन विथ 4 सीरोटाइप्स। इसके 4 प्रकार के सीरोटाइप्स हैं। अगर आपको एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करता है उस पर्टिकुलर सीरोटाइप के लिए। लेकिन बाकी के जो 3 सीरोटाइप्स हैं उनके लिए सिर्फ पार्शियल इम्यूनिटी होती है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको या आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को एक बार डेंगू हो चुका है तो वो दोबारा भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर दूसरी बार डेंगू होता है यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, वो यूजुअली बहुत सीवियर और फेटल हो सकता है। तो इस मौसम में मच्छरों से खास तौर पर बचकर रहें। होता क्या है, जो एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो आपको काटता है, उसके पेट के अंदर, उसके मिड गट के अंदर वायरस रेप्लिकेट करता है। जो टाइगर मॉस्किटो है या एडिस इजिप्टाई है, उसके जो फीमेल्स हैं यानी कि जो फीमेल स्पीशीज है, सिर्फ वही व्यक्तियों को काटती है, ह्यूमन ब्लड पे सस्टेन करती है। उस स्पीशीज के जो मेल्स हैं वो सिर्फ फ्रूट्स की जो नेक्टर होता है उस पे ही सस्टेन करता है। मतलब जो मेल्स हैं वो ह्यूमन बाइटर्स नहीं हैं। ये कहाँ मिलता है? ये आपके घरों में यूजुअली ठंडी जगहों में, अलमारी के अंदर मिल सकता है, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ हो सकता है, बाथरूम्स में मिल सकता है, गार्डन्स अगर हम रखते हैं उनके अंदर हो सकता है, फ्लावर पॉट्स के अंदर हो सकता है, फ्लावर वाजेस के अंदर हो सकता है, फूलों के जहाँ आपने ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, गार्डन्स हैं, वहाँ पे मिल सकता है। ये डे बाइटर है। डे बाइटर मतलब यूजुअली डॉन या डस्क। डॉन माने सूरज के निकलने से 2 घंटा पहले, और डस्क सूरज के सेट होने से, सनसेट होने से 2 घंटा पहले मैक्सिमम बाइटिंग पावर होती है इसकी। अब प्रिवेंशन हम कैसे करें? हम रोज, गवर्नमेंट भी इतना प्रमोशन हो रहा है कि ये काम करना चाहिए, हमें मॉस्किटो से बच के रहना चाहिए, उनको ब्रीड नहीं होने देना चाहिए। तो जो वेक्टर कंट्रोल मेजर्स हैं वो तो सरकार कर रही है, पर हमारी क्या जिम्मेदारी है? स्कूल के बच्चे, उनके पेरेंट्स, हम सभी की, पूरे कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि हम मच्छर अपने आसपास पैदा न होने दें। कैसे? अपने घरों पे, जो हमारे रूफटॉप पे पानी की टंकियां होती हैं, उनको कवर्ड करके रखें। हमारे घर में जो फर्नीचर है, जो ट्रैश है, उसको इकट्ठा ना होने दें, कूड़े को इकट्ठा ना होने दें। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखें। जो जिन जगहों में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वहां पर दवाई छिड़क के रखें जिससे कि वहां पे मच्छर पैदा न हो पाए। सारे वाटर कंटेनर्स, ओवरहेड टैंक्स शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड। घर के आसपास अगर कूड़ा इकट्ठा होगा तो छोटे छोटे नारियल के छिलके हैं, बोतलें हैं, जो भी डिस्कार्डेड कप्स हैं, बॉटल्स हैं, उनमें पानी इकट्ठा होके वहां पर ये मच्छर पैदा हो सकता है, तो उनको हटा दें। अपने आसपास की सफाई रखें। आप अगर घर में कूलर्स यूज करते हैं तो उनका पानी कम से कम हफ्ते में एक बार चेंज करें। और अब जबकि कूलर की आवश्यकता नहीं है तो उसका पानी पूरा का पूरा सुखा दें। जिन जगहों पर हम पानी पूरी तरह से सुखा नहीं सकते, उन जगहों पर हमें उस पानी के अंदर केरोसिन ऑयल या कोई भी तेल डालना चाहिए जिससे कि वहां पे मॉस्किटो ब्रीडिंग न हो पाए।
फ्लावर वाजेस हैं हमारे घरों में, हम लोग सब मनी प्लांट्स रखने के बहुत शौकीन होते हैं। उनका पानी हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर बदलना चाहिए। ये तो बात होगी सोर्स रिडक्शन की। लेकिन जो मॉस्किटो पैदा हो गया उससे हम क्या करें, उससे हम कैसे बचें? सभी लोग पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव्ड टॉप एंड फुल ट्राउजर्स, शूज एंड सॉक्स। ये मॉस्किटो यूजुअली एल्बोज यानी कि हमारे बाजू के नीचे वाला हिस्सा और पांव के नीचे वाले हिस्से पे बाइट करता है। इसीलिए पूरे कपड़े पहनना बहुत आवश्यक है। जो कपड़े, जिस एरिया, जो हमारी बॉडी का एरिया अनकवर्ड रह जाता है, उसके ऊपर हम मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। कोई भी अपने घरों में हम जाली के दरवाजे, जाली के विंडोज लगाएं। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 1 साल से कम के बच्चे हैं या 3-4 साल के बच्चे हैं, जो अदरवाइज मॉस्किटो के लिए खुजा भी नहीं सकते अपने आप को, उनको दिन में भी कवर करके मॉस्किटो नेट्स में ही सुलाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है तो उसका मच्छरदानी में, नेट में सोना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो मॉस्किटो दोबारा बाइट करके उसको और आपको भी बाइट कर सकता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन आपके घर में और लोगों को भी फैल सकता है। मेरी एक एडवाइस है, डोंट लेट देम ब्रीड। इफ दे ब्रीड, you will bleed. Please do take care.